नमस्कार, 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। और देश की राजधानी यानी दिल्ली के सिंहासन पर सभी सियासी दलों की नजर है, लेकिन हम पूरे विस्तार से इस पर बात करेंगे। हर राजनेता इस गद्दी पर सवार होने की फिराक में है। अगर मोदी को देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है या फिर राहुल गांधी को इस पर चुनाव के जरिए अपनी हैट्रिक लगानी है या फिर तीसरे मोर्चे की सफलता की खीर चखनी है, तो इन दलों को इन तीन देवियों यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की लोकसभा चुनाव में भागीदारी बेहद अहम है। इन तीनों के बगैर दिल्ली पर फतेह का झंडा फहराना नामुमकिन ही नहीं, हम आपको बता दें कि मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। यूपीए हो या एनडीए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों की राह में सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल नहीं, आपका सांप नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की तीन देवियां हैं, जिनकी कृपा के बगैर दिल्ली सबके लिए दूर ही रहेगी। उत्तर प्रदेश की मायावती, बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु की जयललिता, ये हैं राजनीति की तीन देवियां। और इन तीनों देवियों के बिना गद्दी का गणित न नरेंद्र मोदी के लिए हल करना आसान है और न ही राहुल गांधी के लिए। तीसरे मोर्चे का कोई फलसफा तब तक परवान नहीं चढ़ पाएगा जब तक इन तीनों देवियों मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता की इसमें भागीदारी न हो। इन तीनों के बगैर दिल्ली विजय का किसी का अभियान टाएं टाएं फिस हो सकता है। लेफ्ट पार्टियां अगर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे का तंबू नहीं खड़ा करना चाहती, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये तीनों ही हैं। 2009 में बीएसपी के 21, तृणमूल कांग्रेस के 19 और अन्ना द्रमुक के 9, यानी इन तीनों पार्टियों के 49 सांसद चुनकर आए। तमाम चुनावी सर्वेक्षण इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2014 में इनकी ताकत बढ़कर करीब 80 सीटें हो सकती है। बीएसपी को 23 से 25 सीटें, अन्ना द्रमुक को 22 से 32 सीटें और तृणमूल कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी भले ही 272 प्लस की बात कर रही है, लेकिन एनडीए की गाड़ी 200 के आंकड़े तक सिमट सकती है। तब इन तीनों देवियों की कृपा के बगैर नरेंद्र मोदी का सपना साकार नहीं होगा। कांग्रेस और यूपीए की हालत खस्ता है, लेकिन चुनाव के बाद अगर सेक्युलर सरकार के नाम का गठजोड़ हुआ भी, तो इन तीनों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी, इन तीनों देवियों को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जयललिता को लेकर मायावती तक कांग्रेस के मैनेजर इसी वजह से भागदौड़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को अपने पास फटकने नहीं दे रही। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी, मतलब वो कोई फैसला चुनाव नतीजों के बाद करेंगी। नरेंद्र मोदी से दोस्ती के बावजूद जयललिता ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। फिलहाल उनकी पार्टी तमिल पीएम का नारा लगा रही है। जयललिता की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। चेन्नई से सीधे दिल्ली का रास्ता उन्हें आसान दिख रहा है। इसकी एक वजह तमिलनाडु में उनकी धमक है, इसलिए पहले तीसरे मोर्चे के दरवाजे तक वो गई भी। सीपीआई के एबी वर्धन को उनमें भावी प्रधानमंत्री के दर्शन भी हुए, लेकिन तीसरे मोर्चे के बाकी सिपह सालारों को ये सब पसंद न आया, तो अम्मा ने वाम दलों से कुट्टी कर ली। तीनों देवियों को साधने में बीजेपी को भी अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी इस मोर्चे को फतह करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मोर्चे पर कामयाबी तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिली है। दिल्ली में बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल को जिस तरह से उठाया और केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय की बात कहकर उन्होंने क्षेत्रीय दलों के जख्मों को सहलाया, तो उनके निशाने पर ये तीन देवियां ही थीं। लेफ्ट पार्टियों ने तीसरे विकल्प का राग जब अलापना शुरू किया, तो ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट की बात छेड़ दी। ममता के फेडरल फ्रंट की चर्चा को नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में आगे बढ़ाकर एक नया रास्ता खोला। पीएम सीएम, केंद्र और राज्य के मंत्रियों, केंद्र और राज्य के अफसरों के बीच समन्वय की जो बात नए तरीके से नरेंद्र मोदी ने कही, वो ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती को ही नहीं, बल्कि ओडिशा के नवीन पटनायक को भी पसंद आई होगी। इन तीनों देवियों का साथ पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना दांव चल दिया है।
दोनों को इस बात का भरोसा है कि तीसरे मोर्चे के म्यान में इतनी जगह नहीं है कि मायावती और मुलायम, ममता और लेफ्ट एक साथ समा सके। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही इस बात का भरोसा है कि तीनों की कृपा दोनों में से किसी एक पर तो बरसेगी ही बरसेगी। स्पेशल डेस्क के साथ दीपिका सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो केंद्र में सरकार बनने के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते चले आ रहे हैं। और ऐसे में इन 3 देवियों की जो भूमिका होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तीनों राज्यों में इन देवियों कहीं ना कहीं कब्जा काफी जमाए बैठी हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं। मनोज वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज वर्मा जी, जो केंद्र में सरकार बनेगी उसमें इन 3 देवियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, आने वाली सरकार ही नहीं, जो जा रही है सरकार, इसमें भी इन 3 में से 2 देवियों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण रही, ममता बनर्जी की और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। लेकिन जो आने वाला ये 2014 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें जयललिता की भूमिका और अहम रहने वाली है। तो आने वाले चुनाव के बाद दिल्ली में सत्ता किसका फल था, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी बनेंगे, राहुल बनेंगे या कोई तीसरा बनेगा, ये इन 3 देवियों ममता बनर्जी, मायावती और जयललिता पर ही निर्भर करेगा। ये स्पष्ट है। उसका कारण एक आसिफ सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों से लोकसभा की 161 सीटें आती हैं। और इन 161 सीटों को ये 3 देवियां जो हैं, इन 3 देवियों की जो पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक, ये 3 पार्टियां खासा प्रभावित करने वाली हैं इस लोकसभा चुनाव को। लिहाजा 161 इन लोकसभा सीटों में से ये तीनों देवियां कितनी सीटें हथियाती हैं, इस पे दिल्ली की सत्ता का दारोमदार भविष्य में रहेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये तीनों देवियां कोई भी खेल कर सकती हैं, किसी को भी पीएम बनने से रोक सकती हैं और किसी को भी पीएम बना सकती हैं। तो सत्ता की चाबी इन 3 देवियों के हाथ में रहने वाली है। बिल्कुल, यही वजह है कि मनोज कि यूपीए और जो एनडीए है वो लगातार डोरे इन तीनों देवियों के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ये भी किसी के अभी तक पासे में आई नहीं है। देखिए, सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि ये 3 देवियां जानती हैं अच्छी तरह से कि अगर अभी उन्होंने पत्ते खोले तो भविष्य में उनका खेल बिगड़ सकता है। इसलिए बसपा की मायावती हो, वो उनका एक तरह से बहुजन समाज पार्टी जो वो राष्ट्रीय स्तर का दल है और वो कई राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्यतः उनका उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा दारोमदार है। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी पूरे देश में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। जयललिता का पूरा फोकस तमिलनाडु पर है और एक सीट पुडुचेरी की आती है उस पर है। लेकिन जयललिता के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि जयललिता ने इस बार जो दांव ये खेला है कि दक्षिण भारत से इस बार प्रधानमंत्री क्यों ना हो। उनका ये सवाल जो उनके दल की तरफ से उठा है, उनके समर्थकों ने जो उठाया है, वो भविष्य में एक बड़ा राजनीतिक दांव बन सकता है। जयललिता के साथ नवीन पटनायक लगातार खड़े हुए हैं, बीजू जनता दल ओडिशा का। अगर जयललिता 50 अपना एक ब्लॉक बना लेती हैं, खुद 30 लगभग सीटें जीत, जैसा सर्वे में आ रहा है कि लगभग 30-32 सीटें वो जीत सकती हैं, उनका दल वहां जीत सकता है। और ओडिशा में बीजू जनता दल 14-15 सीटें वहां जीतता रहा है। तो अगर ये 50 सीटों का ब्लॉक बनता है और इसे बाहर से कहीं वामपंथियों का समर्थन मिल गया, तब फिर ये 70-80 का ब्लॉक बनेगा जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, अगर मनोज जी देखा जाए तो इसलिए इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को काफी बढ़त दिखाई दे रही जो सर्वे आ रहे हैं, तमिलनाडु में जयललिता, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती, काफी बढ़त है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है जो 2014 में लोकसभा चुनाव होगा, इन तीनों देवियों को काफी सीटें मिलेंगी, इसलिए भूमिका काफी अहम मानी जाएगी। देखिए, इतनी बढ़िया रोचक स्थिति इस समय इन 3 देवियों ने कर दी है। कांग्रेस कोशिश करती रही कि मायावती के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन मायावती राजी नहीं हुई और अकेले दम पर पूरे देश में उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे दम के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मायावती एक तरह से ताकत देती नजर आ रही हैं, चुनौती देती नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। जहां तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सवाल है, वो एक दूसरी ही राजनीति खेल रही हैं। उन्होंने जयललिता को अपने साथ जोड़ा है। जयललिता को पिछले दिनों फोन किया और उन्होंने कहा आसिफ कि हम लोग एक नया घोषित रूप से एक नया मोर्चा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु मिलकर, जो भविष्य में ममता और जयललिता मिलकर एक नया मोर्चा अगर फ्लोट कर दें, अगर
नया गठबंधन कोई बना लें तो चौंकने की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि ये अगली सरकार की जो कुर्सी है वो इन तीन देवियों के बीच ही घूमने वाली है, और ये तीन देवियां ही तय करेंगी कि इनमें से कोई बैठेगा या जिसे ये चाहेंगी वो उस कुर्सी पर बैठेगा। अब मनोज जी, ये साफ यूपी और एनडीए भी समझ रहा है, यही वजह है कि यूपी और एनडीए या कहें बीजेपी या कांग्रेस सीधे तौर पर कहें इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल में जब नरेंद्र मोदी की रैली थी तो ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी राज करेंगे और केंद्र में मैं, कहीं ना कहीं ममता को यहां सपोर्ट करिए और केंद्र में मुझे। देखिए आसिफ, जब वाजपेयी सरकार थी उसमें ममता बनर्जी खुद शामिल, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस शामिल थी उस सरकार में, एनडीए में शामिल थी। लेकिन बंगाल में और तमिलनाडु में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है वहां पर, इसलिए जयललिता और ममता बनर्जी अभी चुनाव से पहले कोई पत्ते खोलने अपना नहीं चाहती हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनी कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई तो जयललिता या ममता बनर्जी में से कोई भी निकलकर एनडीए के साथ जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम मनोज जी, दोनों अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, जयललिता की, सेक्युलर नेता है, सेक्युलर पार्टी है, इसी के नाम पर अल्पसंख्यकों से वोट मांगे जाते हैं, और नरेंद्र मोदी पीएम के दावेदार हैं बीजेपी के। तो ऐसे में क्या एनडीए में सबसे बड़ी गठबंधन की रोड़ा ये बनना है? देखिए ममता बनर्जी के मामले में सवाल हो सकता है कि वो मोदी के नाम पे सहमत होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जयललिता के मोदी से बेहतर रिश्ते रहे हैं, और जयललिता कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी उठाती रही हैं जो संघ परिवार के मुद्दे कहे जाते हैं, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा हो। जयललिता का सॉफ्ट, कुछ मुद्दों पर सॉफ्ट रवैया रहा है भाजपा और संघ परिवार के प्रति। तो एनडीए या बीजेपी के नेताओं की उम्मीद है कि भविष्य में जयललिता साथ आ सकती हैं। लेकिन यहां पर बसपा की मायावती के बारे में नहीं भूलना चाहिए। पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना चुकी हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि मायावती क्या दांव चलेंगी, या ममता बनर्जी क्या चलेंगी, या जयललिता क्या चलेंगी। बिल्कुल, तो इन तीन देवियों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है जो केंद्र में 2014 के चुनाव के बाद सरकार बनेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं चक्रव्यूह में तीन देवियों की, मायावती और जयललिता और इसके अलावा ममता बनर्जी की। तीनों की भूमिका केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, तीनों देवियां अगर हम कहें तो पीएम बनने के सपने देख रही हैं, तो इन तीनों में क्या कोई पीएम बन सकती है, और बन सकती है तो सबसे प्रबल कौन है आपकी नज़र में, और कैसे बन सकती है? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र है और चुनाव है, इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि पीएम इनमें से कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। जहां तक पीएम बनने का सवाल है तो जो चुनाव लड़ता है और जो भी दल महत्वपूर्ण होता है उसका जो मुखिया होता है उसमें से हर कोई पीएम बनने का ख्वाब देखता है। तो ये तीन देवियां भी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं आसिफ, और इन तीन देवियों की एक महत्वाकांक्षा रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पे एक बार वो जरूर बैठें, और इस बार इन तीन देवियों को लगता है कि इस बार ये मौका मिल सकता है कि हम लोग जोड़ तोड़ करके केंद्र में हो सकता है कि इन तीन देवियों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अगर हम देखें, ममता बनर्जी 42 पश्चिम बंगाल में सीटें हैं, अगर वो 30-32 सीटें जीत के आती हैं और जयललिता उनको समर्थन देती हैं तो एक ये गठजोड़ नया बन सकता है, जिस चौथे मोर्चे की बात ममता बनर्जी ने कही भी है। इसी प्रकार जयललिता अगर आती हैं, 30 लगभग सीटें, 39 तमिलनाडु में लोकसभा सीटें हैं, उसमें से अगर वो 30 जीतती हैं जैसा कि इंडिकेशन सर्वे में दिख रहा है, तो वो भी एक दावेदार हो सकती हैं। मायावती के लिए चुनौती ज्यादा है इस बार उत्तर प्रदेश में। हालांकि सपा से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सपा के प्रति भी थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है। कांग्रेस के प्रति महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। ऐसे में मायावती वहां पर एक विकल्प है, खासतौर से जो माइनॉरिटी के लोग हैं जो बीजेपी को वोट ना देकर इन तीन दलों के बीच वोट देखते हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस में, तो उनके लिए बसपा एक विकल्प हो सकती है। ऐसे में कई सीटों पर वहां पर उत्तर प्रदेश में बसपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसको सपा और कांग्रेस भी अपने जरिए से त्रिकोणीय या चौकोणीय बनाएंगे मुकाबलों को। उसमें मायावती कितनी सीटें जीत पाती हैं ये देखने वाली बात होगी। अगर वो 20-22 सीटों पर रुक गई तो उनकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण पीएम वाली नहीं रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी और जयललिता मुझे लगता है कि कोई नया एक गठबंधन करके, कोई जोड़ तोड़ करके कुछ कर सकती हैं। इसलिए इन तीनों देवियों में से कम ममता बनर्जी और जयललिता को मैं इस दौर से बाहर नहीं रख सकता कि वो पीएम नहीं बन सकती हैं। देखिए, भारत पिछले 2 दशक आप देखिए, चंद्रशेखर लगभग 40 सीटें उनकी पार्टी के पास थी और कांग्रेस ने उनको केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया। देवगौड़ा चंद सीटें उनके पास थी लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस ने उनको बनाया, और इंद्र कुमार गुजराल वो भी इसी प्रकार प्रधानमंत्री बने। तो लोकतंत्र में आप किसी को नकार नहीं सकते कि पीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, पूरा गणित सीटों का है। अगर जयललिता और ममता बनर्जी ने गठबंधन, नए मोर्चे बना लिए, अपने नए समीकरण बना लिए, तो ममता और जयललिता भी एक पीएम पद के रूप में दावेदार हो सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो मनोज जी, कह सकते हैं कि एनडीए और यूपीए अगर इन दोनों का खेल अगर कोई बिगाड़ेगा तो ये तीनों देवियां बिगाड़ेंगी, और खेल अगर बनाएगा भी तब भी ये तीनों देवियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार एक सीट की लड़ाई होने वाली है, इसलिए बीजेपी ने अपना जो टारगेट रखा है 272 का रखा है। बीजेपी जानती है इस बात को कि जितनी अधिक से अधिक सीटें वो जीतेगी उसके लिए 272 का लक्ष्य पाना उतना ही आसान होगा। इसलिए उसकी भी पूरा जो गणित है बीजेपी का, वो ममता को साथ रखने का है, जयललिता को साथ रखने का है। बीजेपी कहीं भी जो गैर कांग्रेसी दल हैं उनको टारगेट पे नहीं रख रही है, सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पे कांग्रेस है। बीजेपी जानती है इस बात को कि चुनाव के बाद उसको ममता से भी सहारा लेना पड़ सकता है, जयललिता से भी लेना पड़ सकता है, या कोई नया समीकरण बनाना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ममता और जयललिता दोनों के प्रति अभी थोड़ा सा नरम रुख अपना के चल रही है। बिल्कुल। मनोज जी, क्या लगता है, क्या क्योंकि तीसरे फ्रंट की बात आती है, थर्ड फ्रंट की बात आती है जब लोकसभा चुनाव होता है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, क्या चौथा फ्रंट भी आ सकता है? क्या समीकरण जिस तरह से लग रही है कि एनडीए या यूपीए में से सरकार बनती है, क्या अब वो जो उलटफेर हो सकता है, चौथा फ्रंट जिस तरह से आएगा तो सरकार चौथे फ्रंट की बन सकती है? ऐसा कुछ समीकरण बन रहे हैं क्या? देखिए, हो सकता है ये, इसे नकारा नहीं चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद इसकी पहल की थी। ममता बनर्जी वाम दलों के साथ खड़े होना नहीं चाहती, इसलिए तीसरे मोर्चा कहीं ना कहीं मुझे बिखरता नजर आ रहा है। जयललिता ने भी खुद को वाम दलों के तीसरे मोर्चे से अलग कर लिया, इसलिए हो सकता है कि कोई चौथा मोर्चा या किसी और नए नाम से कोई नया मोर्चा ममता और जयललिता सामने लेकर आ जाएं
और एक नया राजनीतिक समीकरण देश में उभर रहा है। इसलिए ममता और जयललिता की आने वाले समय में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस चुनाव में, और इन्हीं दो देवियों के हाथ में मुझे लगता है कि मुख्य रूप से चाबी रहेगी। तीसरी देवी मायावती हैं, जिन्होंने पिछले हमने देखा कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने का काम किया और एक प्रकार से बसपा के समर्थन से ही वो सरकार चली भी। तो मायावती का रुख जो है वो कांग्रेस के प्रति भी नरम रहा है और एंटी मोदी वो लाइन लेके अभी से चल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर कोई पीएम बनना चाहता है, तो ऐसे में तीसरा और चौथे मोर्चे की अगर हम बात करें तो सफल कैसे होगा? मनोज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।